Hello everyone, hope you all are well. So welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. In my last video, I have discussed about the placenta, formation of placenta and the different function of placenta. In my today's video, I will discuss embryonic development, parturition and the lactation. This is the last topic of our chapter human reproduction. So let's start one by one. So first of all, I am taking this embryonic development. So we have studied about the implantation. Now just after the implantation what will happen, जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था, तो ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट कहा था, और जो इनर जो सेल ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास. तो ये इनर सेल मास जो होगा अब डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएट होके तीन अलग अलग जर्म लेयर फॉर्म करेगा, जिसमें सबसे पहले जो जर्म लेयर बनेगी वो आपके बनेगी एंडोडर्म. ओके, फिर एंडोडर्म के बाद में एक्टोडर्म बनेगी और फिर फर्दर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में थर्ड जर्म लेयर डेवलप हो जाएगी जिसका नाम होगा मेसोडर्म. ये तीनों जर्म लेयर्स क्या होती है, ये तीनों जर्म लेयर्स अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं. जैसे एक्टोडर्म से स्किन फॉर्म होती है, एंडोडर्म से अगर हम लोग बात करें तो लीवर पेनक्रियास फॉर्म होते हैं, मेसोडर्म से हम बात करें जैसे हार्ट जो फॉर्म होता है वो मेसोडर्म से बनता है. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होती है वो बेबी की वो फॉर्म होगी इन तीनों जर्म लेयर्स से. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इनर सेल मास को लेकर है कि इस इनर सेल मास में कुछ सर्टेन सेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स, कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है. दे आर नोन एज अ स्टेम सेल्स. ये स्टेम सेल्स क्या होती है, दीज स्टेम सेल्स आर टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट का मतलब हो गया कि वो किसी भी ऑर्गन को या किसी भी टिश्यू को बना सकती है. सो दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एट द डिलीवरी ऑफ बेबी ये स्टेम सेल्स जो होती है वो कलेक्ट कर ली जाती है, उनको प्रिजर्व रखा जाता है फॉर द फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में वो बेबी जब बहुत बड़ा हो गया है और उसमें किसी रीजन से उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अगर फेल हो गया है तो उन स्टेम सेल्स को उसकी बॉडी में डाला जा सके और फिर फर्दर ये स्टेम सेल्स क्या करेगी, उस फेल्ड ऑर्गन को बना देगी. ये बहुत कॉमन है स्टेम सेल्स. आप अगर देखें तो न्यूज़पेपर वगैरह में भी काफी आता है इसके बारे में, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसके बकायदा जो होर्डिंग्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी टाइम की. तो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी टाइम होता है वो अराउंड 9 मंथ या फिर 40 वीक्स होता है, और इसको हम लोग 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. हर एक पीरियड जो होता है इसमें वो 3 मंथ का होता है. तो दैट्स व्हाई ईच पीरियड इज नोन एज अ ट्राइमेस्टर. ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3. तो ईच पीरियड हो गया आपके 3 महीने का. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकंड ट्राइमेस्टर, देन दी थर्ड ट्राइमेस्टर. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ, ये हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें कि जस्ट आफ्टर दी फर्स्ट मंथ एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, जो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो भी स्टेथोस्कोप से उसका जो बेबी का हार्ट का जो साउंड होता है वो सुन सकती है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का हार्ट फॉर्म हो चुका होता है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ उसमें लिम्स और डिजिट्स जो होती है वो बन जाती है. एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसके साथ साथ लिम्स का कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी बन चुके होते हैं. ये होता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अब इस टाइम पे क्योंकि लिम्स और डिजिट्स बन चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वो रिजेंबल करने लग जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह. सो दैट्स व्हाई दिस टाइम पीरियड द बेबी इज कॉल्ड द फीटस. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की. तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है जो जनरली स्टार्ट होता है आपका 4th मंथ से, 4th, 5th देन 6th. तो 5th मंथ के टाइम पे क्या होता है, जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की दैट कैन बी फेल्ड. मतलब कि जब उसमें लिम्स और डिजिट्स पूरी तरह से बन चुके हैं तो वो क्या करता है, थोड़े से अपने लिम्स वगैरह को हिलाने लग जाता है, मूव करवाने लग जाता है. सो वो जो मूवमेंट होती है दैट कैन बी फेल्ड बाय हिज और हर मदर. नाउ द सेकंड थिंग इज अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड. तो ये भी हो जाएगा 5th मंथ पे. नेक्स्ट होगा एट द एंड ऑफ द 6th मंथ जो कि हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर का एंड हो रहा है. यहाँ पे जो फीटस की बॉडी होगी दैट वुड बी कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड ऑल्सो eyelids get separated and the eyelashes are formed.
आईलिड्स जो होंगी, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी जो आंखें होती है वो पूरी तरह से क्लोज होती है, बट इस टाइम पे जो उसकी आईलिड्स होती है वो सेपरेट होने लग जाती है, छोटी छोटी सी जो पलकें होती है वो भी उसमें बनने लग जाती है। नाउ एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का। नाउ दिस फीटस इज रेडी फॉर द बर्थ. So this is all about the embryonic development which has been given in your NCERT. Now we will talk about the parturition. क्योंकि अब बेबी डेवलप हो चुका है तो लिम्स और डिजिट्स भी फॉर्म हो चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम भी उसमें बन चुका है, उसमें हेयर ग्रोथ भी हो चुकी है, तो अब उसको बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए वो कहीं ना कहीं एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से वो बाहर आएगा. सो दैट प्रोसेस ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ बेबी or the delivery of the fetus, that process is known as the parturition, and that is induced by a complex neuroendocrine mechanism. न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, जिसमें मेनली ब्रेन हो गया, और एंडोक्राइन का मतलब हो गया हार्मोन. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेन और साथ ही साथ हार्मोन्स का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Now the gestation period, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि gestation period क्या होता है. That's the average duration of the human pregnancy, और जो कि अराउंड होता है 9 month या फिर 40 weeks. That is called as a gestation period. और ये स्टार्ट होता है from the first day of the last menstrual cycle से gestation period काउंट होने लग जाता है till the birth. So now the next point is कि किस तरह से ये पार्चुरेशन प्रोसेस होता है. सबसे पहले क्या होगा, ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा है, ये सिग्नल भेजेगा, यानी एक मैसेज भेजेगा इन अ फॉर्म ऑफ द सिग्नल. ये मैसेज ब्रेन तक जाएंगे, जिसकी वजह से फर्दर जो रिस्पॉन्ड होगा वो रिस्पॉन्ड होगा बाय द यूटेराइन मसल एंड दे विल कॉन्ट्रैक्ट. सो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर इंड्यूस्ड after getting that signals from the fully developed fetus and the placenta. इसे हम लोग कहते हैं fetal ejection reflex. fetal मतलब fetus से related हो गया, ejection मतलब वो बाहर निकल रहा है, और reflex is very important word here. What does it mean? इसका मतलब होता है involuntary action. involuntary action हमारी बॉडी में काफी सारे होते हैं, जैसे हार्ट बीट कर रहा है, पल्स चल रही है, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है. बट रिफ्लेक्स किस तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है? रिफ्लेक्स बेसिकली वो इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसमें कि एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है एंड देन फर्दर उस स्टिमुलस से क्या होगा, एक रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ हमारे स्टिमुलस है ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, जिन्होंने मैसेज दिया इन फॉर्म ऑफ सिग्नल. देन फर्दर क्या हुआ, रिस्पॉन्ड हुआ. रिस्पॉन्ड किसने दिया? यूट्रस की मसल्स ने बाय द कॉन्ट्रैक्शन. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो ये बेसिकली मैटरनल पिट्यूटरी पे काम करेगा, और मैटरनल पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करेगी. ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और ये ऑक्सीटोसिन फर्दर किस पे काम करेगा, दिस विल अगेन वर्क ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड इट विल कॉजेज द स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ अब ये चीज जो यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीटोसिन एंड देन फर्दर स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसने वापस से स्टिमुलेट कर दिया ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन. सो दैट विल स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. और ऑक्सीटोसिन रिजल्टेंट क्या कर रहा है, वापस से यूटेराइन मसल को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज दे रहा है. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक साइकिल बन गई, ये कंटिन्यू रहती है. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीटोसिन, अगेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, अगेन रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीटोसिन. ये चलती रहती है, और इनके चलने से क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. सो द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू, and when they are continued they will result in a stronger and stronger contraction.
तो लेबर पेन जब होते हैं वो शुरुआत में बहुत माइल्ड होते हैं, फिर थोड़ी बाद मॉडरेट हो जाते हैं और एट द लास्ट बिल्कुल पीक पे बिल्कुल बहुत ज्यादा जो फील होते हैं वो इसी वजह से फील होते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलती जा रही है. Okay, and resultant there will be a stronger and stronger contraction which will result in an expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. Okay, so this is all about the neuroendocrine mechanism जिसमें हार्मोन हमारा ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास में रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें ब्रेन जो होता है वो मैसेज देता है टू द यूट्रस मसल. Okay, next we will study about the lactation. So lactation क्या हुआ? The mammary gland of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy. That process is called as a lactation. So basically milk produce हो रहा है. Now the milk which is produced during the initial few days of the lactation is called the colostrum. तो जो पतला सा जो येलोइश कलर का जो दूध आता है जो शुरुआत के दिनों में आता है मदर से उसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फेंट. दिस कोलोस्ट्रम कंटेन अ वेरी लिटिल शुगर प्रोटीन एंड इट कंटेन वेरी important substance which is what, which is the antibodies. So these antibodies will provide the passive immunity to newborn infant. क्यों जरूरी है ये इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करना? क्योंकि अभी उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि जो एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो उससे फाइट कर सके. इसीलिए मदर की बॉडी से उसको ऑलरेडी एंटीबॉडीज मिलती है. वो पहले प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है और फिर अब फर्दर जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तब उसको मिलती है थ्रू दिस कोलोस्ट्रम. ये एंटीबॉडीज होती है IgA. There are the different types of antibodies जो मिल्क के थ्रू प्रोवाइड होती है वो होती है IgA. आप इसको पढ़ेंगे, आप एक चैप्टर आएगा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड जो कि आएगा आपके यूनिट नंबर 8 में. वहां पे आपसे पूरा डिटेल इस इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन है और डिफरेंशिएशन है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है. तो स्टूडेंट पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली वो इम्यूनिटी होती है जिसमें कि आपके शरीर को कुछ काम नहीं करना है, जहां पे कि सिर्फ एंटीबॉडीज पास हो रही है. जबकि एक्टिव एक अलग इम्यूनिटी होती है जिसमें कि आपकी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है एंटीबॉडीज फॉर्म करने में. तो यहाँ पे आपकी बॉडी पैसिव इम्यूनिटी के केस में आपकी बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बना रही है, आपकी बॉडी किसी दूसरे की बॉडी से एंटीबॉडी ले रही है. तो यहाँ पे जो इन्फेंट हो रहा है वो बेसिकली अपनी मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज ले रहा है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अ पैसिव इम्यूनिटी. नाउ as I have already discussed about the milk production and the milk ejection, these both are different process. क्योंकि milk production जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंडर सिक्रीशन में होगा, जबकि मिल्क इजेक्शन जो कि टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ होता है वो होता है अंडर द सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जबकि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से. नाउ ये क्वेश्चन आता है कि why the breastfeed babies are more immune than the bottle feed babies. तो आपके सामने यहाँ इसका सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है बिकॉज breastfeed babies में एंटीबॉडीज प्रोवाइडेड होती है फ्रॉम दी मदर्स मिल्क, जो कि बॉटल फीड बेबीज में, क्योंकि बॉटल मिल्क जो होता है उसमें इस तरह की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो उनको चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, उनको चांसेस होते हैं डिजीज होने के. दैट्स व्हाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा एडवाइस करते हैं कि जो माँ का दूध है, जो मदर्स मिल्क है, वो बेबी को प्रोवाइड हो. ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ के लिए ये टाइम पीरियड होता है. 6 मंथ तक तो मदर का मिल्क ही मिलना चाहिए बेबी को, उसके अलावा और कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है इन्फेंट को अप टू द 6 मंथ. ओके, सो होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक देन प्लीज हिट द थम्स अप. Write down in a comment section if you have any query, any doubt, any problem, and share my video to your friends also, so they can also learn the things in a very different manner. And if you are facing any problem in understanding my lecture, then please let me know and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.